तो नहीं कह सकता, मैं मेरी बहुत छोटी सी हैसियत है, मैं उनसे नाराज होकर उसके, पर मुझे लगता था कि आज मौका था उनके पास एक स्टेटमेंट देने का। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ना करते, पर कहते कि हम जानते हैं कि फैंस बहुत परेशान हैं, हम भी काफी प्रेशर से निकल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम क्लियर हो और जो पाक साफ खिलाड़ी हैं उन पे ऐसी तोहमत ना, ऐसे कुछ जेनेरिक स्टेटमेंट देते तो लगता कि हाँ ही इज बॉदर्ड, बट यहाँ पे ऐसा लगा कि ही वाज मॉकिंग द मीडिया एंड द फैंस, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, जिस तरीके से मुस्कुरा, क्योंकि मुझे अलग सा एक उनसे अलग सा प्यारा, मुझे लगता है कि बहुत ही अलग किस्म के आदमी है, पर ऐसा लग रहा था जैसे बाउंसर के साथ कोई आया है और लग रहा था कि बिल्कुल एक कॉन्फ्रंट्रेशन जैसे एटीट्यूड लगा मुझे। दूसरी बात, देखिए क्लोज ग्रुप है बीसीसीआई, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अक्रॉस पार्टी लाइंस हैं, पर एक अलग गुट है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ये तो जाहिर था। यहाँ पे आपने जो एनालॉजी दी है जो मिनिस्टर के साथ हुआ वो नहीं सूट करती यहाँ पे, क्योंकि वो एक एंटायरली अलग तरह का माहौल है जहाँ पे रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि टर्म वाइज सबने आना है, एक दूसरे की वोट चाहिए, तो ऐसा होना था। पर साथ ही मैं ये भी कहता हूं कि मैं इमीडिएटली इतना ज्यादा इशू एक आदमी पर बना देना वो भी गलत है, क्योंकि अगर एक आदमी हट भी जाए तो जो दिक्कतें हैं, इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होने वाली नहीं है। एक सिंबॉलिक जेस्चर है, कहते हैं, जैसे शुरुआत होती है, सिस्टमिक। पर मुझे लगता है कि मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिन का अगर इंतजार कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर गिल्टी है तो सामने आएगा, पर यह बात सही है कि अगर अपने आप को हटा लेते, मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते, तो अच्छा लगता कि भाई अभी मैं हूं, जब तक कुछ नहीं होता, अगर साफ निकला तो मैं वापस आऊंगा। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ा सवाल है जो हम लगातार उठा रहे हैं कि आखिरकार श्रीनिवासन जी इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते, धोनी चुप क्यों है, तमाम क्रिकेटर्स, पूर्व क्रिकेटर्स चुप क्यों है, तमाम राजनेता चुप क्यों हैं, और ये चुप्पी वाकई में हमें कचोटने लगी है। लेकिन इस चुप्पी का एक बहुत बड़ा राज और हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। आज आपके सामने हम एक अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस फिक्सिंग ने आज तहलका मचा रखा है, ये फिक्सिंग कोई नई बात नहीं है। सन 2000 में इस जेंटलमैन गेम्स पर एक बहुत बड़ी काली खपुती थी और उस वक्त भी जबरदस्त जांच पड़ताल की गई थी। सीबीआई ने इस पूरे मामले पर जांच की थी, लगातार इस पर चर्चाएं होती रही थी, रिपोर्ट पेश की गई, और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता दें, उस रिपोर्ट को एक ठंडे बस्ते में डालकर बंद कर दिया गया। उस रिपोर्ट के कुछ अंश आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ बड़े खिलाड़ियों के नाम हैं, उनके इसमें शामिल होने की बात है। इसके बावजूद पिछले 13 साल से चुप्पी है, और ये चुप्पी आज भी आप देख रहे हैं। साल 2000 क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा साल जब जेंटलमैन गेम पहली बार सबसे ज्यादा शर्मसार हुआ था। पहली बार देश की धड़कन मन रगों में उतर चुके इस खेल ने अपनी गरिमा खोई थी। जेंटलमैन गेम पर पड़ा था फिक्सिंग का काला साया। इसके घेरे में आए थे देश और विदेश के कई नामचीन खिलाड़ी। भारतीय खिलाड़ियों के जब फिक्सिंग में फंसने का साया मंडराया, तब जाकर कहीं बीसीसीआई की नींद टूटी और खेल मंत्रालय ने फजीहत से बचने के लिए फौरन सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी। खेल मंत्रालय के कहने पर सीबीआई ने मैच फिक्सिंग और क्रिकेट में खुलेआम हो रही फिक्सिंग की जांच शुरू की। सीबीआई ने अपनी प्राथमिक जांच के लिए सबसे पहले कुछ पहलू तय किए। फिक्सिंग सिंडिकेट किस तरह से भारत में काम कर रहा है, क्रिकेटर्स और बुकीज के बीच के संबंधों का खुलासा करना, क्रिकेटरों की फिक्सिंग में भूमिका क्या रही, बीसीसीआई के रोल को जांचना, क्या बीसीसीआई मैच फिक्सिंग को रोक सकती थी, किसी एक खिलाड़ी या कई खिलाड़ियों को किसी एक शख्स या फिर कई लोगों से मैच में खराब प्रदर्शन के लिए पैसा मिला हो, किसी खिलाड़ी ने बुकी के साथ मिलकर फिक्सिंग की और फिर मैच में खराब प्रदर्शन किया, खिलाड़ी ने बुकी को टीम कॉम्बिनेशन, मैच के रिजल्ट, पिच की कंडीशन वगैरह के बारे में सूचना दी हो, पिच के ग्राउंड्समैन को अपने अनुकूल पिच बनाने के लिए पैसा दिया गया हो, टीम के खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ियों से फायदा उठाने के लिए बुकी ने भारतीय या किसी विदेशी खिलाड़ी से संपर्क साधा हो। सीबीआई ने अपनी जांच में फिक्सिंग के कई बड़े खिलाड़ियों को उजागर किया। इसमें मुकेश कुमार, डिफेंस कॉलोनी दिल्ली, अनिल स्टील, माटुंगा मुंबई, आनंद सक्सेना, डिफेंस कॉलोनी दिल्ली, शोभन मेहता, काला चौकी मुंबई, उत्तम चंद, टी नगर चेन्नई, नवीन सचदेवा, पंजाबी बाग दिल्ली, दीपक राजौरी, विशाल एनक्लेव दिल्ली, अजय गुप्ता, सिविल लाइंस दिल्ली, अमीश गुप्ता, पंजाबी बाग दिल्ली, ज्ञान गुप्ता, पंजाबी बाग दिल्ली, निशित गोयल, सिविल लाइंस दिल्ली, संजीव कोहली, सिविल लाइंस दिल्ली, रतन मेहता, वसंत विहार दिल्ली, पवनपुरी, मेहरौली दिल्ली, संजय आनंद, कीर्ति नगर दिल्ली और राजेश कालरा, ग्रेटर कैलाश दिल्ली।
सीबीआई जांच में यह भी सामने आया कि इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी मुकेश कुमार यानी एमके 1986 में पैसा कमाने के मकसद से मुंबई पहुंचा। यहां उसकी मुलाकात फिक्सिंग के बड़े खिलाड़ियों मामा और कामटे से हुई, जिसके बाद शुरू हुआ क्रिकेट को बदनाम करने का खेल। सीबीआई ने प्राथमिक जांच में पाया कि साल 1988 में एमके की मुलाकात अजय शर्मा से हुई। शर्मा ने उस मैच में बेहतरीन परफॉर्म किया, जिसके बाद एमके ने अजय शर्मा को 2000 रुपए इनाम के तौर पर दिए। एमके ने अजय को अपना फोन नंबर दिया और उससे कांटेक्ट करने को कहा। इसके बाद 1990 में भारत के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान उसने अजय शर्मा को बार बार फोन किया और वहां के मौसम और पिच के बारे में जानकारी लेकर काफी मोटा पैसा कमाया। टीम न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट, ये बानगी है कि कैसे सन 2000 में ही सब कुछ स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि हमारे तमाम विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं और जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। लेकिन एक और रिपोर्ट आपके सामने, क्योंकि फिर चर्चा का वाकई में मजा आएगा। सीबीआई रिपोर्ट में कई दिग्गज क्रिकेटरों का नाम भी सामने आया। हालांकि बाद में कपिल देव और नयन मोंगिया को क्लीन चिट दे दी गई थी। अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन हटा दिया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट में कई ऐसे नाम हैं जिन पर बीते 13 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो आज भी पाक साफ घूम रहे हैं। क्या उन्हें पाक साफ घूमने का अधिकार है? देखिए रिपोर्ट। साल 1990 में ही अजय शर्मा ने एमके के कहने पर उसकी मुलाकात मनोज प्रभाकर से करवाई। रिपोर्ट की माने तो प्रभाकर उस वक्त मारुति जिप्सी खरीदना चाहते थे और एमके ने मारुति जिप्सी देने के बहाने प्रभाकर को भी अपने गोरख धंधे में शामिल कर लिया। इसके बाद प्रभाकर ने ही कई विदेशी खिलाड़ियों से एमके की मुलाकात करवाई। सीबीआई की ये प्राथमिक रिपोर्ट दावा करती है कि 1995 में अजय शर्मा ने अजहरुद्दीन से एमके की मीटिंग फिक्स करवाई और इसके लिए अजय को एमके ने 5 लाख रुपए दिए। एमके ने अजहर से पहले ही मुलाकात में उन्हें 50 लाख रुपए दिए और इसके एवज में अजहर ने कई मैचों की गुप्त जानकारी एमके को दी। अजहर से एमके के रिश्ते अच्छे होने के बाद अजहर ने एमके की मुलाकात उस वक्त के दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हैंसी क्रोनिये से करवाई। एमके ने कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन क्रोनिये से जब टेस्ट मैच के रिजल्ट के बारे में पूछा तो क्रोनिये ने मैच हारने की संभावना जताई, जिसके लिए एमके ने उन्हें $40,000 का भुगतान किया। सीबीआई जांच में ये भी सामने आया कि मनोज प्रभाकर ने अपने करियर के दौरान कई बुकी और पंटरों से संबंध रखे। सीबीआई को इस बात के भी सबूत मिले कि प्रभाकर ने बुकी से पैसे लेकर कई बार मैच में जानबूझकर अपना प्रदर्शन खराब रखा। यही नहीं, प्रभाकर ने जांच में ये भी माना कि उसने कई खिलाड़ियों को एमके से मिलवाया था, जिनमें ब्रायन लारा, अरविंद डिसिल्वा, एलेक्स स्टीवर्ट और मार्क वॉश शामिल थे। रिपोर्ट की माने तो अजहरुद्दीन ने पूछताछ में ये भी माना कि उनके साथ इस मामले में नयन मोंगिया भी शामिल थे, लेकिन जांच में ये सामने आया कि मोंगिया के खिलाफ जुटाए गए सबूत पुख्ता नहीं थे। जांच की आंच 1987 से 1997 तक टीम इंडिया के फिजियो रहे डॉक्टर अली ईरानी पर भी आई। सीबीआई की प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि डॉक्टर ईरानी अजहर के लिए एमके से पैसा वसूलने का काम करते थे और इसके लिए अजहर उन्हें कमीशन भी दिया करते थे। पूछताछ में डॉक्टर ईरानी ने कबूला कि अजहर उन्हें हर बार 25 से 50,000 रुपए दिया करते थे। सीबीआई जांच में कपिल देव भी फंसे, हालांकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। दरअसल प्रभाकर ने कपिल देव पर आरोप लगाया था कि 1994 में सिंगर कप के दौरान कपिल ने उन्हें खराब खेलने के लिए 25 लाख की पेशकश की थी। सीबीआई की तरफ से जांच कर रहे एसपी क्राइम ब्रांच एमए गणपति की माने तो उन्होंने प्राथमिक जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि सर डॉन ब्रैडमैन के जमाने में खेले जाने वाले खेल से आज का क्रिकेट बहुत अलग हो चुका है। इस खेल से जुड़ा रोमांच अब गायब हो चुका है। स्टेडियम में होने वाले फैंस के शोर का गवाह ये क्रिकेट अब सेलफोन की घंटियों में बदल गया है। अब इस खेल में बड़ा पैसा और अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है। क्रिकेट के खेल की गरिमा बनाए रखने के लिए कई ऐसे कदम हैं जिन्हें उठाया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिक्सिंग पर हुई इस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सन 2000 में मैच फिक्सिंग में जो सीबीआई ने जांच की थी वह प्राथमिक जांच थी। सीबीआई का एक्ट कहता है कि प्राथमिक जांच में सीबीआई किसी को भी हिरासत में लेकर इंक्वायरी नहीं कर सकती। प्राथमिक जांच में सीबीआई ने कई क्रिकेटर्स और बुकीज को दोषी पाया गया था। सवाल यह उठता है कि सीबीआई की जांच नियमित जांच में क्यों नहीं बदली, जिसके कारण इन क्रिकेटर्स और बुकीज पर एफआईआर दर्ज होता, उनके ऊपर चार्जशीट होती। सीबीआई को किसने रोका, इसका जवाब आज भी बाकी है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। तो आप देख लीजिए किस तरीके से सीबीआई की जांच को बाधित किया गया था।
न्यूज नेशन ने इस पूरे मामले पर उन 4 खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अजहरुद्दीन ने न्यूज नेशन से फोन पर कहा कि मैं इस विषय पर कुछ भी बोलना नहीं चाहता, मैं अपनी सफाई पहले ही दे चुका हूं। कपिल देव ने भी न्यूज नेशन से फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, मनोज प्रभाकर को वो नहीं जानते हैं। अब आप सोच लीजिए, उनका यह कहना था कि मनोज प्रभाकर को जानते ही नहीं है। नयन मोंगिया ने कहा कि वो परिवार के साथ बाहर हैं और ऐसे समय में किसी सवाल का जवाब देना उनके लिए मुनासिब नहीं है। मनोज प्रभाकर ने कहा कि बाकी लोगों की तरह वो भी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहना चाहते, वो इसलिए क्योंकि बाकी लोग चुप हैं तो मुझे भी चुप रहना चाहिए। तो ये 4 खिलाड़ी जिनका नाम सामने आया था, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका ये वर्जन है। जोगिंदर सिंह जी, अब हम आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत छोटे छोटे आपसे जवाब की गुजारिश है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये कि सीबीआई अगर अपनी रिपोर्ट पेश करती है, उस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, कैसे रोका जा सकता है सीबीआई को? क्या बीसीसीआई की भूमिका रही होगी इसमें? साहब, ऐसा है कि आपके देश में स्पोर्ट्स फिक्सिंग का या अंडरप्ले करने का कोई कानून ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 2012 में किया 10 साल की जेल है, इंग्लैंड में 7 साल तक की जेल है जी, स्पेन में ये ब्राइबरी करप्शन का 8 साल की जेल है, कनाडा ये स्वीडन में 6 साल की है, जर्मनी में 10 साल की है जी, फ्रांस में 5 साल की है, इटली में 5 साल की है, डेनमार्क में 8 साल की है, पोर्चुगाल में भी। लिस्ट बड़ी लंबी है जी। तो मैं अभी तक जो है ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई जी, क्योंकि कंप्लेनेंट नहीं है। एविडेंस क्या मिलेगी? इनकी कन्फेशन है कि इन्होंने किया, जी मैंने किया, जरूर किया है। इसकी तो वैल्यू नहीं, वही लॉज चल रहे हैं हिंदुस्तान में जी, जो 1863 में पास हुए थे जी, जिसके मुताबिक एक कन्फेशन मेड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मर्डर करके भी पुलिस स्टेशन चले जाइए कि मैंने किया है, जब तक आपके सामने कोई विटनेस नहीं मिलेगा जी, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके सामने कई बार मैं कहना चाहता हूं नक्सलाइट का 76 पुलिसमैन मारे गए थे और उन्होंने 90 में से 10 को चार्जशीट किया। 43 विटनेस जिन्होंने पुलिस के सामने कहा था हमने देखा ये करते हुए, सारे स्टाइल हो गए, सब छूट गया उसके लिए। तो जब तक कोई कानून नहीं होगा कि ये देश विधान के हिसाब से चलता है। बिल्कुल, और दूसरे आपने धोनी साहब की बात कर रहे थे, उसके ऊपर मैं अभी भी एक खबर देख रहा था कि बीसीसीआई ने गैग ऑर्डर लगाया उनके ऊपर कि आप कुछ नहीं बोलेंगे इन चीजों के बारे में जी। ये उस अखबार की हेडलाइन है, कल के आप देख लीजिएगा कि उन्होंने रोक दिया और टीम आज इंग्लैंड में जा रही है अपने खेलने के लिए, तो इसलिए कल से वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक कानून लाना चाहती थी, वो भी ठंडे बस्ते में। सभी पार्टियों के हम आते हैं जोगिंदर सिंह जी, हम आते हैं बिल्कुल, हम उस सवाल पर भी आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उस सवाल पर भी आ रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, और खास करके जो नाम सामने आ रहे उस पर। अतुल, ये तमाम नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। जाहिर सी बात है, सार्वजनिक जीवन में सभी लोग हैं, लेकिन आज सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब उनकी भूमिका पर संदेह था, बीसीसीआई उस वक्त भी चुप रही, आज भी बीसीसीआई चुप है। बीसीसीआई के पास अपना कोई इन्वेस्टिगेटिंग विंग है नहीं उस तरीके से, पुलिस के जांच पर ही निर्भर करना है। तो ये तो एक तरह से ढाक के 3 पात है, आप कुछ करेंगे नहीं, किसी को कुछ करने नहीं देंगे और मामला चलता रहे। देखिए, उस समय मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा बीसीसीआई को। मुझे लगता है कि हमारे एक तो पहले क्लैरिफाई मैं बताता हूं आपको, जो तब हुआ वो ये जो अब हो रहा है इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। 2 बातें जी। एक तो स्पॉट फिक्सिंग नहीं थी जी, फिक्स हो रहा था मैच हारने और जीतने के लिए, और हारने के लिए कौन थी? इंडियन टीम हार रही थी, जीतने के लिए आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो वो जो थी मतलब उसने हिला के रख दिया, पर बोर्ड को भी अंदाजा नहीं था, उन्होंने किया, ऐसी बात नहीं है, जो जितना उनके बस में था बैन किया, जो भी कर सके, पर लॉ के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, तो एक डेटरेंट नहीं बना, तो ये चलता रहा। अब ये जो हुआ, ये प्राइवेट क्लब्स जो है फ्रेंचाइजी कर, अब ज्यादा आउटरीच इसलिए है कि एक तो मीडिया ज्यादा है, तब 4-5 चैनल थे, चलता रहा, मैच बहुत कम होते थे, यहाँ पे 1 सीरीज 2 सीरीज होती थी, तो घूम गया मुझे लगता है। और जैसे कहा कि थोड़ा ग्रे एरिया था, समझ नहीं आया कि कैसे प्रोसीड करें, चलो जी खत्म करो, पर ये बार बार तभी होता रहा। और आपने ये कहा कि अब मुझे लगता है कि अगर वो गलती तब करेंगे जैसे पहले, तो वो ठीक नहीं होगा। इस वक्त तो बहुत जरूरी है कि क्योंकि लोगों को तो फिक्सिंग एक ब्रॉड टर्म है, कॉमन डिनोमिनेटर है। अब वो इंडिया के मैचेस फिक्स होते हैं हारने जीतने के लिए, और ये सिर्फ क्लब के मैच और स्पॉट फिक्सिंग तो इनके मुकाबला नहीं है, उसके मुकाबले बहुत कम है। लेकिन जाहिर सी बात है, उस वक्त अगर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नहीं देखना पड़ता। पदम जी, अब बड़ा सवाल यहां उठता है, जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम उस वक्त भी सामने आए थे,
इकबालिया बयान है सब लोगों के, और उसके बाद हमने कपिल देव को टीवी पर रोते हुए भी देखा था। वैल्यू कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके सामने वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है सर, वही तो बात है। पर एक चार्ज है जो आप लगा सकते, ट्रीजन का चार्ज, देश की गद्दारी का चार्ज। लेकिन वो किसने लगाया नहीं, वो किसी ने लगाया नहीं, यही तो बात है। और जैसे ही आप देश की बात, वो लग नहीं सकता। अच्छा वो भी नहीं लग सकता जोगिंदर जी, नहीं वो लग नहीं सकता।